मधुसूदन ओझा जी ने वक्तव्य रखे हैं, उस पर मुझे विषय दिया गया है। उसके पूर्व कुछ मासिकाध्याय में, द्वादश मासिकाध्याय में आचार्य ओझा जी ने कुछ प्रमुख बिंदुओं को रखा है, उस पर भी कुछ बात होगी। प्रारंभ के सत्र में हम लोग बात कर रहे थे कि यह कादम्बिनी जो मेघमाला पर आधारित ग्रंथ है, यह पर्जन्य शास्त्र का ग्रंथ है और इसको ज्योतिष शास्त्र की परंपरा में वृष्टि विद्या बोधक ग्रंथ, ऐसा इस श्रेणी में इसको रखा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंधों की बात होती है। समग्र जो ज्योतिष शास्त्र के विषय हैं 3 स्कंधों में विभाजित होते हैं, संहिता, सिद्धांत और होरा। तो ये जो वृष्टि वाला जो विषय है, यह संहिता के अंतर्गत इसका परिगणन होता है। और प्रातःकाल मुख्य वक्ता ने बड़े विस्तार से बताया कि जल की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन के लिए। तो इसी से संबद्ध आचार्य वराहमिहिर इस वृष्टि विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए एक श्लोक बृहत संहिता में उद्धृत करते हैं। अन्नम जगतः प्राणाः प्राविट कालस्य चान्नमायतम यस्मादतः परीक्ष्यः प्राविट कालः प्रयत्नेन प्राविट कालस्य च अन्नम आयतम। अन्न कितना होगा ये निर्भर करता है प्राविट काल की स्थिति पर, वर्षा की स्थिति पर। इसीलिए दैवज्ञों को, किसानों को, सामाजिक लोगों को प्रयत्न पूर्वक प्राविट काल का परीक्षण कर लेना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के यह ग्रंथ प्रतिपादित किया गया है। अभी इस वर्ष ही कुछ ऐसी परिवार में ऐसी स्थिति बनी कि मुझे 10-12 दिनों, बहुत दिनों बाद घर पे, गांव पे रहने का अवसर मिला। ये अगस्त का महीना, पूर्वांचल में जिधर जाइए गाँव में उधर पंपिंग सेट की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। जुलाई अगस्त का महीना, धान की फसल होती है, लगभग चरम पर होती है, लेकिन उस समय अत्यंत जल का अत्यंत अभाव था और कृत्रिम साधनों की कितनी भूमिका हो सकती है हम जानते हैं। तो पहले से हमें अगर ये पता हो कि किस प्रकार की वर्षा इस वर्ष होनी है, तो उस अनुसार हम अपनी कृषि की योजना बना सकते हैं, उस अनुसार हम व्यवहार कर सकते हैं। तो इस निमित्त ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्षा काल के, वर्षा की संभावनाएं क्या-क्या हैं, उनके परीक्षण की बात की गई है। तो ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत इनका कुछ निमित्तों के माध्यम से वर्षा का अनुमान किया जाता है। घटनाओं को संकेतित करने वाले जो लक्षण विद्यमान होते हैं, उनके आधार पे वर्षा काल का अनुमान किया जाता है। और इसके लिए प्रक्रिया जो इस ग्रंथ में जो बताई गई है, वो गर्भाधान की और फिर गर्भ कब तक रहेगा इत्यादि इत्यादि ये बातें बताई गई है। प्रातःकाल आचार्य जी बता रहे थे कि सूर्य की किरणें, जो गर्भाधान का क्या तात्पर्य है इस प्रसंग में, कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के जल को ग्रहण करती हैं। मात्र केवल वो जल राशि को केवल जो जल राशियां हैं पोखर तालाब इत्यादि से ही नहीं ग्रहण करती हैं। मनुष्य से लेकर के इस सृष्टि में पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, सबसे किसी न किसी प्रकार से वो जल का ग्रहण करती हैं, शोषण करती हैं और वो फिर आकाश मंडल में एक निश्चित समय के बाद वो घनीभूत रहती हैं और एक निश्चित समय के बाद किस देश में कितनी मात्रा में वर्षा होगी, यह निर्भर करता है उस किस प्रकार का गर्भ है, वर्षा का किस प्रकार का गर्भ है, ये उस पर निर्भर करता है। इसी का परीक्षण यह पूर्वानुमान और परीक्षण का यह शास्त्र है। सामान्यतः जो वर्षा के निमित्त
बताए गए हैं कि वर्षा वर्षा किस प्रकार की होगी, तो उसके उसके समग्र निमित्तों को समग्र कारणों को 4 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं भौम निमित्त, यानी कि भूमि पर होने वाली घटना से आधारित जो निमित्त है, जो कारण है, उसको भौम निमित्त के अंतर्गत लेते हैं। इसमें पशु-पक्षी इत्यादि भौतिक चीज़ों से संबद्ध, जैसे मुझे स्मरण है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावास में जब रहता था, तो हम लोगों का छात्रावास वो रीज जो है, वन वन क्षेत्र है कुछ, उसके ठीक बगल में हुआ करता था। और कभी कई बार ऐसी परिस्थिति हुई कि अचानक बंदर, उधर जो जंगल में बंदर रह रहे हैं, वो उछलने लगे, कूदने लगे, चीं-चीं आवाज़ हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि भूकंप आ रहा है, आ गया। सब भागे-भागे बाहर निकलते हैं छात्रावास से। ऐसा 1-2 बार वहाँ हुआ, क्योंकि ठीक जंगल वहाँ समाप्त होता था। जंगल हम लोग का छात्रावास की सीमा थी, उसके आगे जंगल प्रारंभ होता था। और ऐसा कई बार पशु-पक्षी चहचहाते थे, पशु-पक्षियों में अजीब-सी आवाज़ होती थी, उसके बाद अचानक कोई घटना हो जाती थी। तो उनको पूर्वानुमान हो जाता है। तो इसके आधार पर जो अ, प दिया जाता है, जो निर्णय दिया जाता है, वो भौम निमित्त के माध्यम से इस प्रकार के होते हैं। दूसरा आंतरिक्ष निमित्त होता है, जिसमें वायु, बादल, विद्युत, इंद्रधनुष इत्यादि इनके आधार पर वर्षा कब होगी, किस प्रकार की होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये निर्णय दिया जाता है। और अ, इसको अ, घाघ और भट्टरी ने बड़े अच्छे से व्याख्यायित किया है। पहला पवन पूरब से आवे, बरसे मेघ अन्न झरि लावे, ऐसा एक भट्टरी की परंपरा में आती है। ऐसे ही एक घाघ की उक्तियों में आता है, उत्तर चमके बिजली, पूरब बहे जुबाव, घाघ कहे सुनु घाघिनी, बरधा भीतर लाव। अपने ग्राम्य पर स्टाइल में वो कह रहे हैं कि जब उत्तर उत्तर दिशा में जब बिजली चमक रही है और पूरब से हवा बहनी प्रारंभ हुई है, तो घाघ कहे सुनु घाघिनी, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, घाघिनी अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि बरधा भीतर लाओ। बरधा मतलब बाहर जो बंधा हुआ है, बैल जो बंधा है, उसको अंदर बांध लो, वर्षा जरूर होगी। तो इस प्रकार के जो बिजली इत्यादि और पवन की दिशाओं इत्यादि के आधार पे जो निर्णय दिए जाते हैं, उसको आंतरिक्ष निमित्त के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य संक्रांति इत्यादि के आधार पे जो निर्णय दिए जाते हैं, उनको दिव्य निमित्त कहते हैं। और चौथा जो निमित्त है, जिस पर यह ग्रंथ आधारित है, उसको कहते हैं मिश्र निमित्त। इसमें 12 महीनों के और कुछ तिथि विशेष को लेकर के कि उन उन दिनों किस तरह की घटना हो रही है, उन दिनों किस तरह की स्थिति बन रही है, उसके आधार पे जो निर्णय दिया जाता है, वर्षा का पूर्वानुमान दिया जाता है, वो मिश्र निमित्त के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो हमारा ग्रंथ है, कादम्बिनी नामक जो ग्रंथ है, वो मिश्र निमित्त की श्रेणी में आता है। उसको उस पर ये इस पर बात की जाती है। ये जो 4 निमित्त बताए गए हैं, ये 4 निमित्त उत्तरोत्तर इनकी 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 सीमा जो है वो उत्तरोत्तर बताई गई है, यानी कि भौम निमित्त की सीमा थोड़ी कम होती है, आस-पास 2-4 किलोमीटर तक इसकी सीमा होगी। इसी तरह अंतरिक्ष निमित्त की उससे थोड़ी-सी बड़ी होगी, एक जिला हम ले सकते हैं। ऐसे ही जो दिव्य निमित्त होते हैं उनकी सीमा थोड़ी ज़्यादा दूर तक होती है, लेकिन मिश्र निमित्त जो होता है, ये बात मैं इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ क्योंकि यह जो ग्रंथ है वो मिश्र निमित्त पर आधारित है और वो लगभग उसका दायरा पूरा देश होता है। देश के बराबर का लगभग एक दायरा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। तो उस वो एक उस पर यह आधारित ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ जब ये प्रारंभ करते हैं महामहोपाध्याय ओझा जी, तो प्रारंभ में इस द्वादश मासिका अध्याय के प्रारंभ में 4 श्लोकों में, 4 पद्यों में पूर्व पीठिका स्थापित करते हैं और वहाँ कहते हैं, वृद्धि सर्वेषु मासेषु नक्षत्राणां समृद्धये, बहुक्षीर धृता गावः, प्रजाश्च निरुपद्रवाः। यानी कि ये एक जनरल रूल बताते हैं, एक सामान्य नियम बताते हैं कि यदि सभी मासों में नक्षत्रों की वृद्धि हो,
नक्षत्र वृद्धि हो और इसी प्रकार मास वृद्धि हो, तिथि वृद्धि हो, तो ऐसे इस स्थिति में क्या होता है कि बहुक्षीर धृता गावः, जो धन धान्य संपदा थोड़ी बढ़ जाती है, अब प्रजाश्च निरुपद्रवा, प्रजा में खुशहाली रहती है, जिस उपद्रव नहीं होता है। और उसी में द्वितीय श्लोक में कहते हैं वर्ष ऋतौ त्रिषु मासेषु नक्षत्रम यदि वर्धते, नक्षत्र यदि वृद्धि को प्राप्त होता है, तिथिर्वा वर्धते तत्र शुभः समय इष्यते, और तिथि की वृद्धि भी होती है। तिथि की वृद्धि का तात्पर्य हम लोग सामान्य भाषा में अगर इस पर बात करें कि यदि अ, अगले सूर्य मतलब 2 सूर्योदय तक एक ही तिथि रह जाए, तो वो जो जो स्थिति बनती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि कई ये नवरात्र इत्यादि में हम लोग देखते हैं कि कई बार 9 दिनों के, कई बार 10 दिनों के हो जाते हैं, कई बार तिथि ह्रास हो जाता है, तो वो 8 दिनों में ही पूर्ण हो जाता है। तो वो तिथि वृद्धि जब होती है और उस समय की जो परिस्थिति होती है, तो वैसे में उसे समय को, यद्यपि ये हर वर्ष हर हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी ये स्थिति होगी तो ये वैसे समय को यहाँ आचार्य ओझा जी उसको शुभ शुभ मानते हैं। वो धन धान्य की दृष्टि से वो उचित है। इसी प्रकार कृष्ण पक्षोदिता धर्मा संभवे नुर्न तत्र चेत पूर्वस्मिन तु उत्तरस्मिन वा मासे कृष्णे भवन्ति ते। ये कहते हैं कि यदि अ, ये ये जो अभी जो हम लोगों के पास जो कादम्बिनी की जो टीका उपलब्ध है, ये आचार्य मधुसूदन ओझा जी के पुत्र प्रद्युम्न ओझा जी ने इसका संपादन किया है। उस पे कुछ उन्होंने हिंदी टीका दी है, तो इस पर उन्होंने विस्तार से एक पृष्ठ वहाँ लिखा है कि यदि वस्तुतः क्या है, ये 2 तरह के हमारे मास प्रचलित हैं, एक अमांत मास और एक पूर्णिमांत मास। तो वहाँ ये विस्तार से कहते हैं, सामान्यतः अमावस्या प्रतिपदा से प्रारंभ हो करके और अमावस्या को पूर्ण हो जाने वाली एक गणना है। कुल तो 30 दिन का ही होगा, लेकिन बस करना ये है कि वो अमावस्या से अमावस्या तक की एक गणना और एक पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की गणना। तो पता नहीं किस प्रकार से यह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ये प्रारंभ हो गया। सामान्यतः अ, ये जो अपना इसमें मत देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये अमावस्या की प्रतिपदा से और अमावस्या तक जो पूर्ण होता है वही अनुकूल है, और पुराने जो ग्रंथ हैं, ज्योतिर्विज्ञान के और इस प्रकार के निमित्त शास्त्र के जो पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें अमांत मासों की ही अधिक चर्चा है, और उसी को ग्रंथों में आधार माना गया है। पौष मास के संदर्भ में कुछ बातें, यद्यपि 40-42 श्लोकों में आचार्य ओझा जी ने पौष मास के निमित्तों की चर्चा की है। कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि पौष शुक्लादितो गर्भो यदा 10 तिथिष्वपि चातुर्मास्यम सुवृष्टि स्यात् गर्भपातो मघौ नचेत। तो यहाँ ओझा जी संकेत देते हैं कि पौष शुक्ल में पौष मास में शुक्ल प्रतिपदा तिथि से, पौष शुक्ल में प्रतिपदा तिथि से और दशमी तिथि पर्यंत यदि गर्भ रह जाए, वर्षा का गर्भ यदि रह जाए, तो इसका मतलब कि जो आने वाला जो चातुर्मास है उसमें अच्छी वर्षा होने वाली है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि स्यात् गर्भपातो मघौ नचेत। यदि चैत्र में यदि गर्भपात नहीं हुआ, तब ये ऐसी स्थिति वहां होगी। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ गतो अ, पूर्वाषाढ़ गतो भानुर्जीमूतैर्यदि वेष्टितः वर्षत्याद्रादिमूलान्तं प्रत्यक्षम प्रत्यहम तदा। फिर आगे बात करते हैं, पौष शुक्ले द्वितीयायां विद्युत घन घटा हिमम मेघच्छन्नम नभो वापि संपन्नम श्रावणस्तदा। वो संकेत देते हैं कि यदि पौष शुक्ल द्वितीया को यदि विद्युत बिजली चमकती है और घन घटा, यदि घन की घटा दृश्यमान होती है और कुछ हिम जैसा संकेत होता है, हिम कुछ पाला गिरता है, कुछ इस तरह के
शैत्य का अनुभव होता है, तो फिर वैसे में क्या होगा कि श्रावण जो मास होगा वो समझिए वर्षा से आगे जो श्रावण मास आने वाला है, वो वर्षा से संपन्न मास होगा। इसी प्रकार कुछ और भी विवरण है। एक इसमें बड़ा आनंददायक एक विषय है। एकादश्याम पौष शुक्ले विद्युत घन घटा हिमम यदि स्याद रोहिणी योगः सजलः तर्हि भाव्यते। वो कहते हैं कि यदि पौष शुक्ल एकादशी को इस तरह की अगर विद्युत बिजली कड़कती है और यदि घन घटा का कुछ दृश्य अगर दिखता है और यदि रोहिणी योग बन जाता है, तो ऐसे में सजलः भाव्यते, फिर आगे आगे जो है वो आप समझिए जल की अच्छी वर्षा होने वाली है। इसी को इसी बात को घाघ भी अपनी भाषा में कहते हैं कि यदि ये स्थिति बनती है तो कहे घाघ सुन घाघिनी श्वान भात नहीं खाए। इतनी वर्षा हो जाएगी कि श्वान भी भात नहीं खाएगा, मतलब इतनी ज्यादा अन्न हो जाएगा, इतना ज्यादा चावल हो जाएगा कि प्रचुरता जब हो जाएगी तो फिर वो सामान्य हो जाएगा। तो श्वान भात नहीं खाए, इसको अपनी भाषा में वहाँ घाघ इसको इसी इसी प्रसंगों को वहाँ रखते हैं। इसी प्रकार उत्तरस्याम यदा विद्युत स्वर्ण वर्णा प्रदीप्यते सा विद्युत जलदा गेया शीघ्रम मेघ महोदयः। कितना सम्मानजनक शब्द का प्रयोग यहाँ करते हैं मेघ के लिए आचार्य ओझा जी। गेया शीघ्रम मेघ महोदयः, सर क्लाउड या मिस्टर क्लाउड ऐसा अगर कहें, मेघ महोदय, तो ये बड़ा सुंदर शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर रहे हैं। काव्य की दृष्टि से भी बड़े सुंदर सुंदर इनके इनके इसमें श्लोक हैं। एक जो अब ये जो इसके बाद वार के संबंध में कुछ विचार करते हैं कि वारों को लेकर के किस प्रकार, वारों से योग अगर देखा जाए तो किस प्रकार के आगे के वर्षा के वारों के आधार पर किस प्रकार वर्षा का पूर्वानुमान हो सकता है। लेकिन और अंत में ये कहते हैं इत्थम वारानुसारेण फलम केचिद वदंती ही, मतलब कि ये जो वार वाला जो सिद्धांत है ये कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, हमने बस उसका यहाँ संकलन कर दिया है। वारा केचिद वदंती थे, और प्रातःकाल भी चर्चा हो रही थी कि वाराह मिहिर और अन्य कृषि पराशर इत्यादि से जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ उसको इन्होंने बड़े सुंदर से अपनी भाषा में संकलित किया है। तो ये वार वाला जो पूरा एक जो सिद्धांत है ये इन्होंने कहीं से ग्रहण किया है, ऐसा ये अंत में इसके बताते हैं। तो इस प्रकार ये 78वें श्लोक में आकर के ये पौष मास का जो विवरण है ये पूर्ण हो जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो ये जो जो ये जो गर्भाधान और गर्भक्षय इत्यादि की जो बातें जिसकी चर्चा करते हैं वो एक दिन के परिज्ञान से इस तरह के नियम स्थापित नहीं होते हैं। ये जो नियम दिए गए या ये जो संकेत दिए गए, ये बड़े लंबे पर्यवेक्षण के बाद और उसमें कहीं न कहीं जब अपनी अंतर्दृष्टि होती है तब इस तरह के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र, समग्र ज्योतिष शास्त्र, जैसे संवत्सर को हम देख लें कि संवत्सर संवत्सर कोई एक बार में संवत्सर नामक हमारा कालखंड स्थापित हो गया, किसी ने नाम दे दिया संवत्सर, वो एक बार में ऐसा नहीं हुआ होगा, वर्षों लगे होंगे जब इस प्रकार के कालखंड पुनरावृत्त होते होंगे, कई बार उसको देखा गया, तो लंबे पर्यवेक्षण के बाद तय होता है और उसमें कहीं न कहीं अपनी अंतर्दृष्टि होती है दृष्टा की, तो उसके आधार पर यह इस तरह के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। तो मैं पढ़ रहा था आचार्य रामचंद्र पांडे जी को कृषि पराशर की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि अ, बहुत दिनों तक वो लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो टेंट लगा करके छतों पर वो अध्ययन करते थे और डेटा संग्रहण करते थे, तथ्यों को एकत्रित करते थे। उसके आधार पे इन नियमों को उन लोगों ने परिभाषित किया और उसके आधार पे इसको घटाया और तब जाकर के इसको ये, तो आज ये आवश्यकता इस बात की है कि जो यंत्र यंत्र विज्ञान से संबद्ध जो एक परंपरा है वो और इसको एक समन्वय स्थापित करके एक अध्ययन करने की आवश्यकता है और उस पर शोध करने की आवश्यकता है। विगत वर्ष जब भारत विमर्श पर, भारत के नाम विमर्श पर जब परंपरा चल रही थी तो उसमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला और उस ग्रंथ को भली भांति जानने का अवसर मिला।
और उसी समय हम लोग एक प्रश्न पत्र बना रहे थे, तो ओझा जी का जो वो ग्रंथ था उसको हम लोगों ने वहाँ, हाँ, इंद्र विजय को वहाँ उसमें हमने अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। और सौभाग्य से जामिया मिलिया इस्लामिया में इस समय कुलपति जी ने निर्देश दिया है कि संस्कृत में विज्ञान, इस प्रकार का इस छुट्टियों में आप एक पाठ्यक्रम बनाइए। और हमें लगता है कि हम लोग उसको चर्चा करके इस ग्रंथ को भी, उसमें इस ग्रंथ के कुछ अंशों को भी हम लोग उसमें स्थापित करेंगे।